1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर। आप देख रहे हैं हमारा विशेष सफर हुआ महंगा। ऑटो टैक्सी वालों के तेवर के सामने दिल्ली की शीला सरकार झुक गई। ऑटो टैक्सी वालों ने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ने किराया नहीं बढ़ाया तो वो हड़ताल कर देंगे। परिवहन मंत्री ने यूनियन वालों की बात मान ली, ऑटो और टैक्सी के किराए बढ़ा दिए। सरकार का कहना है कि 1 साल में 5 बार सीएनजी के दाम बढ़े हैं, जबकि इनकी मांग पिछले 4 साल से ठंडे बस्ते में थी। सोमवार को ही मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दलील दी थी कि सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद ऑटो टैक्सी वालों की मांग जायज है। अब सवाल यह है कि बसें भी तो सीएनजी से चलती हैं, सरकार ने उसका किराया क्यों नहीं बढ़ाया? पिछले कुछ महीने पहले किस आधार पर बस का किराया बढ़ाया गया था? ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ाने का आधार अगर सरकार सीएनजी के दाम को बताती है तो फिर बसों के क्यों नहीं? दूसरी तरफ ऑटो वाले हर बार महंगाई का रोना रोकर किराया बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन कभी भी मीटर से नहीं चलते। सड़क पर ऑटो वालों का राज चलता है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन यानी वॉइस से डायरेक्टर श्री राम खन्ना जी। खन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं ऑटो टैक्सी वालों के बढ़े हुए किराए को लेकर। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऑटो टैक्सी वालों के तेवर के सामने सरकार की हेकड़ी ढीली पड़ गई और सरकार ने दाम बढ़ा दिए। मंगलवार को ये दाम बढ़ाए गए, लेकिन सरकार ने सरकारी या प्राइवेट बसों का किराया नहीं बढ़ाया, जबकि दिल्ली में बसें भी सीएनजी से चलती हैं। और अब ऑटो वालों का क्या कहना है? ऑटो वाले कहते हैं कि सवारी मीटर से चलने के लिए तैयार नहीं होती। आज हम आपको एक बार सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब दिल्ली सरकार किराया बढ़ाने की घोषणा कर चुकी थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर ऑटो से चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑटो वाले राजी नहीं हैं। फिर भी कहेंगे कि सवारी मीटर से नहीं चलती। तो ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ गया है और कहीं ना कहीं अब शायद मीटर वाले मीटर से चलेंगे या नहीं ऑटो वाले, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि सरकार क्या ऑटो टैक्सी वालों की मनमानी के आगे झुक गई है? क्या उनके दबाव में आ गई है सरकार? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वॉइस से श्री राम खन्ना जी। खन्ना जी, आज जो किराया बढ़ाया गया है, आप इसे किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, सीएनजी का दाम तो बढ़ा है, परंतु वो इतना नहीं बढ़ा है कि किराए को 35% बढ़ा दिया जाए। 10-15 पैसे किलोमीटर के बराबर वो बढ़ा है। परंतु जो ऑटो रिक्शा चलाने वालों की जो पैरवी कर रहे थे, उनका ये कहना था कि पिछले कुछ सालों से कॉस्ट ऑफ लिविंग, फूड और बाकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में प्रोडक्ट्स आते हैं, उनके दाम बढ़े हैं और जो स्कूटर चलाने वाले हैं उनका गुजारा नहीं चलता। और स्कूटर की इस इंडस्ट्री में दिल्ली के अंदर जमींदारी है। एक एक आदमी ने 500-500 स्कूटर चलाने के लाइसेंस लिए हुए हैं और वो किराए पे चढ़ाता है। और अगर 350-400 रुपया किराया है मालिक को देना स्कूटर का और 150-200 रुपये की सीएनजी डालनी है, उसके बाद जो पैसा बचता है वो स्कूटर चलाने वाला घर ले जाता है। तो उसकी हालत खराब थी। इसको देखते हुए अगर सरकार ने कुछ बढ़ाया है तो शायद उसको रिलीफ मिलेगी। परंतु मुझे तो शक इस बात का है कि ज्यादा फायदा जो है वो स्कूटरों के मालिक उठाएंगे और ड्राइवर जो है वो अभी तक पिसेंगे। और इसलिए मुझे शंका है कि वो इस बड़े किराए में भी कुछ समय के बाद स्कूटर वाले ड्राइवर उस किराए पे चलने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ज्यादातर कमाई उनकी स्कूटर मालिक शाम को ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार ने दाम बढ़ाए हैं तो दूसरी तरफ जो ऑटो माफिया जो है, उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, उस पर तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं है जी। क्योंकि ये तो बड़ा सिंपलिस्टिक सा है कि साहब हमने दाम बढ़ा दिए, परंतु सारी इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है, देखिए आज की तारीख में अगर 6 रुपया किलोमीटर और 20 रुपया पहले 2 किलोमीटर का रेट है, तो आज दिल्ली में प्राइवेट जो टैक्सियां हैं डीएलवाई की छोटी गाड़ियां 6.5 रुपए किलोमीटर पे तो आप उसको 4 घंटे 8 घंटे के लिए वैसे ही किराए पे ले सकते हो। तो स्कूटर के जो किराए हैं वो टैक्सी के किराए के बराबर हो रहे हैं। तो क्यों नहीं नई छोटी गाड़ियां
दिल्ली में लाइसेंस शुदा रिलीज कर दी जाती हैं और उनको इन दामों पर कहा जाए कि आप पैसेंजर को उठाओ और हर। लेकिन सरकार विकल्प ढूंढ नहीं पा रही। देखिए कहीं ना कहीं मजबूरी क्या कहा जाए? उसकी क्या मजबूरी है ये तो सरकार ही बताएगी। पर एक तरफ सरकार बोलती है कि ऑटो को फेस आउट किया जाए, दूसरी तरफ उसका ये एक बयान वापस तरीका है कि इन किरायों पर जो ऑटो के लिए हैं एक मध्यम दर्जे की टैक्सी के लिए नए लाइसेंस वो दे कि जिसमें जो ड्राइवर है वो मालिक हो गाड़ी का और उसको राइट हो कि चार अलग अलग सवारियां लेके उनसे पर सवारी रेट तय करके उनको ले जाए जी। शेयर टैक्सी जिसको कहते हैं, और उसके लिए रूल बनाए ताकि दिल्ली में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है वो ऐसे रूट्स पे जहां बसें नहीं चलती हैं, मेट्रो नहीं चलता है या फीडर के पर्पज के लिए इस तरह की टैक्सियां चलती हैं। और जो सरकार जीपीएस सिस्टम की बात कर रही है, देखिए जीपीएस सिस्टम कोई हकीम लुकमान का कोई दवा नहीं है जिससे मर्ज ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीपीएस सिस्टम को चलाने के लिए एक सेंट्रल कंट्रोल रूम चाहिए। जो रेडियो टैक्सियां चल रही हैं उनके पास जीपीएस सिस्टम है जी। वहां पर जो कंट्रोलिंग कंपनी है उसके ऑफिसर्स को पता है, उनको फोन आता है, एसएमएस आता है, वो बुकिंग कर देते हैं और वो नियरेस्ट टैक्सी को मैसेज कर देते हैं कि फलानी जगह से सवारी उठा लो। तो स्कूटर रिक्शा में कौन चलाएगा इस जीपीएस सिस्टम को? बिल्कुल। दिल्ली सरकार तो चला नहीं सकती इसको। पहली बात तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, कम से कम 20,000 ऐसे ऑटो जो कहने का रजिस्टर्ड मतलब है ही यह है नहीं। कि जीपीएस सिस्टम केवल सिस्टम को रिक्शे में लगाने से काम नहीं चलता, उसका एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा और उनका रिलेशनशिप होना चाहिए। अब जो ऑटो माफिया है जो 400-500 चला रहे हैं लाइसेंस, या तो उनके ऊपर लाजमी करें कि आप जीपीएस सिस्टम लगाइए, और जो जिनके पास 100 या 500 के बीच में लाइसेंस हैं या 50 वाले भी, उनको जीपीएस सिस्टम के अंदर कंपलसरी लाएं और उनको कहें कि आपके लाइसेंस कैंसिल करेंगे अगर आप जीपीएस सिस्टम नहीं लाएंगे, तो बात चल सकती है। परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडिविजुअल जो रिक्शा जलाने वाले हैं उनके ऊपर आप जीपीएस सिस्टम लागू कर सकते हो। क्या सिस्टम होगा? क्या आपने प्लानिंग करी है या सिर्फ फाइल पर लिख देने से जीपीएस सिस्टम लग जाएगा? मुझे लगता है कि सरकार ने संजीदगी से इस मामले को अभी सोचा नहीं है, और अगर सोचा है तो वो अपनी स्कीम लेके बाहर आए और रिक्शा वालों को जो है कन्विंस करे कि अगर वो जीपीएस सिस्टम लाने की बात भी कर रही है उसके लिए और पैसा चाहिए, क्या वो भी फिर देखिए बढ़े हुए दाम में इतना बड़ा उसकी कॉस्ट नहीं है जी। उसकी कॉस्ट रनिंग की कॉस्ट है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कॉस्ट है, वो बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है जी। हमारे यहाँ सोल्यूशंस हैं हिंदुस्तान में, आईटी कंपनीज लगा देंगी आपको। परंतु ये आप कैसे इंश्योर करोगे कि मुझे स्कूटर चाहिए, मैं 12 खंबा रोड पे खड़ा हूं, मुझे स्कूटर नहीं मिल रहा है और मैं उसको फोन करता हूं, एसएमएस करता हूं और मेरे को स्कूटर मिल जाएगा? अगर 1 किलो 2 किलोमीटर पे कोई खाली स्कूटर जा रहा है तो जीपीएस से उसको पता लग जाएगा, वो उसको खबर करेगा, क्या वो मेरे पास आएगा या नहीं आएगा? अगर ये सिस्टम नहीं करता है तो उस जीपीएस सिस्टम का क्या फायदा? ये कहने का मतलब है। आजकल जीपीएस सिस्टम जो रेडियो कैब्स में लगा है वो कितना पैसे लेती है? 15 रुपए किलोमीटर। जिसकी जेब अच्छी खासी हो, भारी, वही बैठ सकता है उसमें, और जब वो टैक्सी बुक करता है वो आ जाती है टैक्सी। तो वैसा सिस्टम क्या मध्यम दर्जे की टैक्सियों पे नहीं लगाया जा सकता, जिसे 6-7 रुपए किलोमीटर का भाड़ा हो और आप एसएमएस करें वो टैक्सी आ जाए, 2 सवारी आपसे उठाए, 2 रास्ते में उठाए। एक टैक्सी ग्रीन सर्विस नाम से लाने की कोशिश तो कर रही है सरकार, लेकिन उसका भी मिनिमम 10 रुपए है पहला। देखिए जो काम सरकार स्वयं करेगी वो नहीं चलेगा, क्योंकि सरकारी मुलाजिम पब्लिक की सेवा के लिए तत्पर नहीं है। ये काम केवल प्राइवेट सेक्टर या कोऑपरेटिव सेक्टर या रिक्शे वालों की कोई यूनियन अगर चलाना चाहे तो वो चला सकती है। परंतु हमारे देश में कोऑपरेटिव सिस्टम्स का जो प्रचलन है वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि माफिया आके कब्जा कर लेता है, कोई परिवार आके कब्जा कर लेता है और उसका पब्लिक को बेनिफिट नहीं मिलता। आपको क्या लग रहा है क्यों जो ये पूरा माफिया है इस पर फल फूल रहा है और बढ़ता ही जा रहा है? ऐसा नहीं है कि ये कहीं ना कहीं कम कर रहा है या लिमिट हो गया एक जगह? देखिए जहां जिसको पैसे बनते हैं उसका आर्थिक जो उसके अंदर इंटरेस्ट बन जाता है उसको बरकरार रखने की पूरी कोशिश करता है। इसीलिए मैंने जमींदारी का शब्द यूज किया कि जिस तरह पुराने जमाने में जमींदार जमीनों के ऊपर काश्तकारों को बैठाल के और उनसे काश्तकारी करवा के और उनसे लगान वसूल करते थे, उसी तरह आज दिल्ली का ऑटो माफिया लाइसेंस ले लेता है 500 और खरीद लेता है ऑटो रिक्शा और फिर उसको किराए पे चढ़ाता है। तो वो जो काश्तकार था जमींदारी वाला, जो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में उसका जिक्र है, वो आज दिल्ली के 2010 के समाज में वही तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को दिखाई नहीं देती, उनको सिर्फ ऑटो रिक्शा दिखाई देता है। उसके पीछे जो संबंध बन गए हैं ऑटो माफिया के और रिक्शा ड्राइवर के, वो उसको समझ नहीं आ रहे हैं। तो सरकार के सामने पूरी परिस्थिति है, पूरी सिचुएशन उसके सामने है, लेकिन फिर भी नकेल नहीं कस रही। नहीं, वो तो वो बताए ना सरकार की उसके सामने क्या मजबूरी है। मैं नहीं कह रहा कि सरकार गलत कर रही है, पर अगर सरकार के आगे कोई मजबूरी है तो
एक डेमोक्रेटिक सरकार होने के नाते वो पब्लिक को समझाए कि हमने ये हमारे पास विकल्प थे, ये हमने किया है और इसका ये फायदा आपको हम दिलाएंगे। कुछ सामने तो आए, अभी तो सिर्फ ये पता लगा है कि भाई किराया बढ़ा है। बिल्कुल, इस ऑटो माफिया की वजह से जो 3 लाख का जो ऑटो मिलता था आज उसकी कॉस्ट 4.5 लाख। देखिए 5 लाख रुपए हो गई है और 3 लाख रुपए में मारुति की नई मॉडल की गाड़ी आ रही है जिसमें 4 आदमी आसानी से बैठ सकते हैं। तो क्या वो टैक्सी नहीं बन सकती? आप टैक्सी के लाइसेंस दीजिए नए, आप बोलिए ऑटो ड्राइवर्स को बोलिए कि जिसने टैक्सी चलानी है हमसे लाइसेंस ले आके और बैंक से फाइनेंस करा के नई टैक्सियां निकाल दे। परंतु स्कीम बनानी पड़ेगी और ये कहना पड़ेगा कि सिंगल डबल 3 सवारियों को अलग अलग बिठा सकता है। हमारे पहले यहाँ जो फटफटियां होती थी कनॉट प्लेस से चांदनी चौक चलती थी, वो सवारी उठाती थी ना, उनके स्टैंड होते थे, तो क्या उसका विकल्प नहीं कर सकता? अभी भी चलती है ओखला और जामा मस्जिद में फटफटियां जो है, वो उनको जो फटफटियां वालों को लाइसेंस दिए गए थे अभी भी चल रहे हैं वो, तो क्या वो पर सवारी वाली जो सिस्टम है क्या हमारे यहां नहीं चल सकती? मुझे लगता है चल सकती है और वो कारगर भी होगी, परंतु दूरदर्शिता और थोड़ा सा इनोवेशन की कसर दिखाई दे रही है सरकार की नीति में। जी बिल्कुल, सरकार की नीतियों में यहाँ पर जरूर कोई ना कोई चूक है, लापरवाही है और स्कीम्स बेशक यहाँ पर बनाई भी जाए लेकिन सख्ती से उसकी इम्प्लीमेंटेशन की भी बहुत जरूरत है। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाकई बहुत यहाँ पर कम है? देखिए वो बहुत कम है। ये सब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बड़ा प्रॉब्लम है। वो इसलिए कि हर साल दिल्ली में 5 से 10 लाख लोग दिल्ली के बाहर से पलायन करके आते हैं रोजी रोटी की तलाश में। और आज भी दिल्ली में एक बड़ा तबका ऑटो वालों पर निर्भर है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेट्रो के पूरे जाल बिछने से थोड़ी सी सुविधा आएगी, परंतु अभी भी मेट्रो स्टेशन और उनके आसपास की कॉलोनियों की जो कनेक्टिविटी है वो ऑटो रिक्शा पूरी करते हैं, तो ऑटो रिक्शा की जरूरत है। मेरा तो ये मानना है कि अब ऑटो रिक्शा के दाम पर अगर गाड़ियां मिल रही हैं, मारुति की जो इको मॉडल जो है वो 3 लाख से नीचे में मिलती है और नया ऑटो रिक्शा दिल्ली में आप चलवाएं लाइसेंस मिला के तो 5 लाख रुपए उसकी कीमत है, क्योंकि लाइसेंस की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। सरकार ने टोटल रिक्शा लाइसेंसिस पर बैन लगाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। ठीक है, आप ऑटो रिक्शा लाइसेंस मत दीजिए, परंतु टैक्सियों के लाइसेंस दीजिए और ये बताइए कि उन टैक्सियों को लाइसेंस मिलेगा जो सस्ते दाम में टैक्सी चलाएंगी और सिंगल सवारी उठाएंगी और उनको ऑथराइजेशन होगा। कोई स्कीम बनाए सरकार, उनके स्टैंड बना दे दिल्ली में 10, 20, 25 जगह, वहां से लोग जाके लें, फिक्स डिस्टेंस के ऊपर टैक्सियां चले और वो फीडर सर्विस चले काम करे कि मेट्रो स्टेशन पे लोगों को लाने के लिए ले जाने के लिए, बस स्टॉप्स पे लाने ले जाने के लिए काम करे। तो ये हो सकता है। बिल्कुल, योजनाएं बहुत है लेकिन उस पर नजर डालना शायद सरकार ने जरूरी नहीं समझी है। कहीं ना कहीं तो कागज पे जो होती है उसका कोई पब्लिक को फायदा नहीं होता। योजना वो होती है जो वास्तविकता में सड़क पर दिखाई दे और पब्लिक जब बैठे उस वातानुकूलित टैक्सी में, नई टैक्सी में 6.5-7 रुपए किलोमीटर भाड़ा दे, ओके भाई मजा आ गया आज तो दिल्ली में सवारी करने का। क्योंकि आप देखिए बात गर्मी की, आज इस समय आपके स्टूडियो में मैं जब आया हूं तो टैक्सी में बैठा था, गाड़ी में, उसमें एसी चल रहा था, मैं बाहर निकला, पता लगा कि मैं बाड़मेर के राजस्थान में पहुंच गया हूं जहां गर्म हवाएं चल रही हैं। दिल्ली में अगर ये हाल है तो शायद यही वजह है जो प्राइवेट गाड़ियां आज लगातार लोग अपनी प्राइवेट गाड़ी से ही जाना ज्यादा। बिल्कुल, इसलिए शेयर टैक्सी एक तरीका है और दिल्ली की सरकार को इस पर सीरियसली सोचना चाहिए कि रिक्शा ड्राइवर्स को कहें जिसके पास लाइसेंस है कि भैया तुम आके टैक्सी का लाइसेंस ले लो हमारे से। जी चलिए देखते हैं अब सरकार क्यों आखिर इन योजनाओं पर काम नहीं कर पा रही है। स्कीम्स काफी हैं लेकिन सब सिर्फ पेपर पर ही है, उसे वास्तविकता में लाना भी बहुत जरूरी है। अगर वाकई दिल्ली वालों के लिए सरकार सोचना चाहती है, उनके फायदे के लिए सोचना चाहती है। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष सफर हुआ महंगा। Challenge, spirit, growth. Manarachna International University. Vidyantariksh. SMS at 5607090. Panipat Institute of Engineering and Technology. PIET is affiliated to Kurukshetra University. Creative faculty, ultra-modern equipment to impart skills to the hand. Here at PIET, we produce quality engineers. Panipat Institute of Engineering and Technology. Pure engine, pure thanda.
बादाम, खस, गुलाब, लीची, आम पन्ना, शरबतों की शानदार श्रृंखला। गुरुजी ठंडाई। NCSD Group of Institutions, Israna, Panipat, produces world-class engineers and managers. Close to the National Capital, Delhi, affiliated to and degrees awarded by Kurukshetra University, a 42 acres campus with high standard labs, ranked among the best of the country. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष सफर हुआ महंगा। तो दिल्ली में एक तरफ ऑटो टैक्सी के दामों में जो किराए हैं उनमें बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा मुंबई में भी सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद टैक्सी वालों का किराया बढ़ा दिया गया है। ऑटो टैक्सी वाले लगातार मांग कर रहे थे कि सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं और उनकी भी मांग थी कि किराए में बढ़ोतरी की जाए और इस वजह से टैक्सी वाले हड़ताल पर थे। किराए बढ़ाने की मांग को लेकर करीब 85,000 टैक्सी वाले हड़ताल पर चले गए थे, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन हड़ताल के बाद सरकार ने किराया बढ़ाने का ऐलान कर दिया। मुंबई में अब ऑटो के लिए पहले 11 रुपए में पहले किलोमीटर के लिए 11 रुपए पर अब मीटर डाउन होगा और उसके बाद 6.5 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया वसूल किया जाएगा। टैक्सी का भी किराया इसी तरह बढ़ा दिया गया है। और हमारे साथ बने हुए हैं वॉइस से श्रीराम खन्ना जी। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं बढ़ते हुए किरायों को लेकर और ऑटो और टैक्सी वालों की जो लगातार मांगे हैं, इनको लेकर हड़तालें हैं, इनको लेकर भी हम लगातार बात कर रहे हैं। खन्ना जी, अब आपसे जानना चाहूंगी कि ऑटो वाले तो लगातार बात करते रहते हैं किराया बढ़ाने की, लेकिन आपको लगता है सरकार जिस तरह से प्लानिंग कर रही है, हालांकि सिर्फ ये प्लानिंग है उनके पास कि बैटरी से चलने वाली जो थ्री व्हीलर्स हैं अब वो सड़कों पर उतारना चाहेगी, आज की परिस्थिति को देखकर आपको लगता है कि ये पॉसिबल है दिल्ली सरकार के लिए? देखिए, मैं ये मानता हूं कि सरकार को ऐसे काम में नहीं आना चाहिए, क्योंकि सरकार का काम गवर्न करना है। उसका काम है ऐसी पॉलिसी बनाए, ऐसा फ्रेमवर्क बनाए जिसमें प्राइवेट लोग आके उसके हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन चलाएं। अब जो रिक्शाज हमारे यहाँ हैं, अगर आप इनको फेज आउट करके इनकी जगह आप टैक्सीज इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो आज की स्थिति में जिन दामों पे बढ़िया वातानुकूलित टैक्सियां मिल रही हैं आज की तारीख में दिल्ली जैसे शहर में, लेकिन क्या ये मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अफोर्डेबल होगा? देखिए, अभी आपने खुद ही बताया कि मुंबई में 6 रुपए के आसपास पर किलोमीटर टैक्सी चलेगी। तो जिस दाम पे दिल्ली में स्कूटर चला रही है दिल्ली सरकार, जो अब रेट आए हैं, उस दाम में बॉम्बे में टैक्सी में क्यों कैसे घूम सकता है? टैक्सी वही है, सड़कें वही हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग बॉम्बे की दिल्ली से ज्यादा है जी। ये आपके ये सामने खुद ही प्रमाण करता है कि जो दाम स्कूटर वालों को दिए गए हैं। लेकिन हम दिल्ली की बात करें फिर भी तभी लोग ऑटो ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि बढ़े हुए दाम इसलिए प्रेफर करते हैं कि टैक्सी का दाम ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, इसलिए आप टैक्सी और ऑटो के दाम के बीच में अगर एक मध्यम वर्ग के लिए नई टैक्सी स्कीम चला देंगे, शेयर टैक्सी जिसका मैंने जिक्र किया, वो अच्छा रहेगा। दूसरा, जो बस सर्विसेज है, देखिए बस सर्विस, अब बस का तो किराया उन्होंने अभी रिसेंटली बनाया है, तो जो प्रेशर ऑटो वालों के ऊपर आ रहा था वो तो बसों के ऊपर नहीं है ना। तो परंतु ये देखा जाएगा कि बसें आज जो क्वालिटी बन रही है, टाटा हो या अशोक लेलैंड हो या वॉल्वो जैसे विदेशी मैन्युफैक्चरर बसों के, वो बढ़िया लग्जरी बसेस हिंदुस्तान में अब उन्होंने बनानी शुरू कर दी हैं हिंदुस्तानी कीमतों पर। लो फ्लोर बसेस भी इतनी ही फैसिलिटी के साथ बनाई गई थी, लेकिन वो तो चल नहीं पाई। नहीं, चल रही है दिल्ली में। दिल्ली की सड़कें शायद उस काबिल नहीं है। नहीं, देखिए दिल्ली की वो चल रही है, केवल उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो जो पुराने ड्राइवर हैं ट्रक और एक्सो लेलैंड बसेस को चलाने वाले, उनके मतलब वो बड़ा रफ चलाते हैं उसको, और जो आग लगने की घटनाएं भी हैं वो भी टेक्नोलॉजी को ना समझ। दिल्ली की सरकार कहती है कि क्योंकि यहाँ की सड़कें इन बसों के लिए अनुकूल नहीं है, शायद इसीलिए ये यहाँ नहीं चल पा रही, और वापस हमें ब्लू लाइन ही दिख रही है आजकल सड़कों पर। देखिए, अभी भी लो फ्लोर बसेस चल रही हैं दिल्ली में, और जिन रूट्स पे वो चल रही हैं वहां लोगों को रिलीफ है। इनको अर्बन ट्रांसपोर्टेशन अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो मेट्रो रहेगी, बसेज उसको सप्लीमेंट करेंगी और टैक्सी स्कूटर जो है उसको सप्लीमेंट करेंगे। यही एक सिस्टम है और यही हिंदुस्तान में चल सकता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि मेट्रो की सुविधा को बढ़ाते हुए, बसेस की सुविधा को बढ़ाते हुए नई टैक्सी सर्विस शुरू करने की आज दिल्ली में जरूरत है। जी, ऑटो वालों के साथ साथ, अगर आपने बस की बात छेड़ी है, तो ऑटो वालों के साथ साथ बस वालों ने भी मांग की थी कि उनके भी किराए में बढ़ोतरी की जाए।
जो मेन देखा जाए बेस जो वही है, सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं, इसलिए बस देखिए वाले ब्लू लाइन बसेस का रिकॉर्ड जो है इतना खराब है, जितने लोगों को मारा है ब्लू लाइन बसेस ने उनमें से मतलब एक 10वां हिस्सा ही वैसे लोग मरे होंगे लो फ्लोर बसेस से। तो क्या कारण है? लो फ्लोर बसेस में जो भी खामियां हैं दिल्ली की सेहत के लिए और जान के लिए वो ज्यादा सुरक्षित है। इसलिए ब्लू लाइन को नई लीज ऑफ लाइफ देना ये कोई अकलमंदी की बात नहीं होगी, क्योंकि उस जितने लोग वो मारने की क्षमता रखते हैं एक इरिस्पॉन्सिबल और एक प्रॉफिटियरिंग मोटिव से जो बस चलाई जा रही है वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इसलिए जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो सेफ होने चाहिए, इको फ्रेंडली होने चाहिए और सस्ते होने चाहिए। जी, लेकिन कल को अगर बस वाले भी हड़ताल पर चले जाते हैं तब सरकार के पास क्या विकल्प रहेगा? क्या फिर वो किराए में बढ़ोतरी करेगी? इनको तैयारी करनी चाहिए कि वो ऑल्टरनेटिव सब तैयार करें, ज्यादा लो फ्लोर बसेस को लीज करें, ब्लू लाइन को जो रूट बचे हैं उन पे लो फ्लोर बसेस चलाएं। डीटीसी के पास मोनोपोली है इस काम के लिए, क्यों नहीं करते? वो सरकारी डीटीसी खुद पैसे का रोना रो रही है। देखिए उसका जो लॉस पहले होता था, देखिए दुनिया भर में अर्बन ट्रांसपोर्ट फायदे पे नहीं चलता है जी, वो लॉस पे चलता है और उसको स्टेट सब्सिडाइज करती है। आज भी कोई भी बसेस है सरकारी डीटीसी की वो सब्सिडी पे चल रही है, पूरा खर्चा अभी भी रिकवर नहीं हो रहा है। तो जिस तरह सरकार बिजली की सब्सिडी देती है और बाकी चीजों की सब्सिडी देती है, ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी का भी इंतजाम करना चाहिए उसको, ताकि जो गरीब आदमी है, जो मेहनतकश मजदूर है, जो दूर रहता है। और देखिए आज दिल्ली में जमीनों की और किराए की कीमत इतनी बढ़ गई है कि जिसकी तनख्वाह अच्छी नहीं है वो दिल्ली शहर में नहीं रह सकता, वो फरीदाबाद में रहेगा या एनसीआर के बाकी रीजन में रहेगा। तो कोई सिस्टम होना चाहिए जिससे कि वहां से भी यहां दिल्ली में ट्रैवल करने में उसको सुविधा हो। इसलिए मेट्रो की जो कनेक्टिविटी है आउटलाइंग एरियाज में उसको तुरंत बढ़ाना चाहिए और फीडर सर्विसेज का इंतजाम करना चाहिए बसेस के साथ और बजट टैक्सीज के साथ। मैं इसका नाम ले रहा हूं बजट टैक्सी, जो 15 रुपए किलोमीटर रेडियो टैक्सी नहीं, बजट टैक्सी। और बड़े पैमाने पे बजट टैक्सी को दिल्ली में लाना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन ये सब जो योजनाएं हैं, ये जो सब बातें हैं सिर्फ अभी किताबी ही दिख रही हैं, लेकिन सरकार के पास अभी वास्तविकता में वो क्या कुछ करना चाह रही है ये अभी क्लियर सरकार को भी नहीं है। आज ऑटो टैक्सी के किराए बढ़ा दिए गए हैं और जिस तरह से देखा जाए बस वाले भी किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब आप किस तरह से अब सिचुएशन को आप देख रहे हैं? मैं तो ये समझता हूं कि अगर सरकार की कोई कमी है तो ऑपोजिशन पार्टी अपना ब्लूप्रिंट लाए कि कैसे होना चाहिए, हमें बता दो लोगे कि कौन समझदार है, ये जो पावर में बैठे हैं, जो ऑपोजिशन में बैठे हैं, ताकि अगली बार मौका आएगा तो बदल दिया जाएगा। परंतु लेकिन तो लगता नहीं ये लड़ाई सिर्फ सत्ता के लिए रह जाती है, उसके बाद दुख इस बात का है कि लड़ाई सिर्फ सत्ता की बन जाती है। सरकार बोलती है दिन, विपक्ष बोलता है रात, सरकार बोलती है रात, विपक्ष बोलता है दिन। जो मेरिट है और पता नहीं लग पाता कि ऑपोजिशन पार्टी के पास कोई पॉलिसी भी है क्या। दिल्ली की ऑपोजिशन पार्टी के पास कोई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है? अगर वो सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे किसी को नहीं पता है, ना उनको पता है, पब्लिक को तो पता होना की दूर बात है। तो इसलिए ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि जो उसको सर्विस मिल रही है, जो पार्टी चुनी गई है वही जो देगी। ऑपोजिशन पार्टी ना इस स्थिति में है कि वो अपनी पॉलिसी बना सके और ना ही इंडिपेंडेंट रूप से पब्लिक को बता सके कि उसकी क्या योजनाएं हैं और कैसे वो रूलिंग पार्टी से डिफर करती है। लेकिन ये कारण देना कि डीटीसी अगर ऑटो टैक्सी और बस वाले दोनों ही किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, दोनों ही वजह सेम दे रहे हैं कि सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, ऑटो वाले का किराया इसलिए बढ़ा दिया जाता है क्योंकि पिछले 7 साल से ऑटो में बढ़ाया नहीं। जो बसों के किराए हैं वो पीछे रिसेंटली बढ़े हैं, खासकर लो फ्लोर बसेस के। क्या ये वजह ठीक है? देखिए जो सीएनजी का प्रोपोर्शन जो है टिकट में बहुत कम है। अगर आप देखेंगे तो 10 या 15 पैसे किलोमीटर का फर्क पड़ा है कॉस्ट ऑफ लेकिन जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, लोग बसें भी लाने की योजना चल रही है। केस में ये देखा गया है कि काफी देर से उनके किराए नहीं बढ़े हैं और इस पीरियड में जो इन्फ्लेशन की रेट है 10 से 15% पर एनम है जी। तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग पर फर्क पड़ा है वो स्कूटर चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर्स के परिवारों पर जो असर पड़ा है उसको भी इसमें अकोमोडेट करने की कोशिश प्रतीत होती है। केवल सीएनजी तो एक बहाना है, सीएनजी का बढ़ा है तो बढ़ा दिया, तो बाकी जो कारण है वो भी तो इन्होंने ध्यान में लिए होंगे, नहीं तो 35% कैसे बढ़ता। आप मजे की बात यह है कि दिल्ली के स्कूटर्स का किराया बंबई की टैक्सियों के बराबर हो गया है। जी बिल्कुल। तो क्या बंबई की टैक्सी के किराए में दिल्ली में बजट टैक्सी नहीं चल सकती? ये मेरा सवाल है
दिल्ली की सरकार और उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से कृपया इसको समझाने की कृपा करें। जी बिल्कुल, जो वातानुकूलित लोगों को सफर दिल्ली में सफर वातानुकूलित वातावरण में करें, इसका दावा करती है। क्या वो इन सभी पहलुओं पर ध्यान रख रही है? क्या जो रेडियो टैक्सी की बात लगातार की जा रही है, ग्रीन सर्विस टैक्सीज की बात की जाती है, बजट देखा जाए तो बैटरी से चलने वाली जो 3 व्हीलर्स हैं उनकी बात वो कह रही है, क्यों आखिर सरकार पीछे रह जाती है, क्यों सफल नहीं हो पाती इन सभी योजनाओं को लागू करने में? आप देख रहे थे हमारा विशेष सफर हुआ महंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी खन्ना जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस विशेष में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए टोटल टीवी।